मैनेज कर पाती हो, मैंने देखा है तुम्हारी जद्दोजहद, मतलब मैं उनको छोड़ने के बारे में तो कभी सोच ही नहीं सकती। मेरी आवाज तो बहुत अच्छी है, मेरी ट्रेनिंग भी अच्छी है, प्लेबैक सिंगिंग के लिए अभी भी तुम पूरी तरह से तैयार नहीं हो। और फिर सारे फ्रेंड्स मेरे जितने भी, सब तो भाई कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है। मैंने कहा मैं क्या करूं यार, मेरे को तो, मेरा तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। जो आने वाला एक सर पे खतरा मंडरा रहा है एआई के बारे में। Oh my God. Artificial intelligence is threatening to silence human voice actors for good. क्या मुझे आप कोई भी डायलॉग बोलोगे मुझे कुछ याद नहीं, मुझे सिर्फ अपनी भोजपुरी की ये दो लाइंस याद रहती हैं। कोई फिल्म थी जिसमें आई थिंक रवि किशन या ब्रह्मचारी बने होते हैं, फिर मैंने एक और सीरीज करी एमिली इन पेरिस। तो एमिली का जब मेरा वॉइस कास्टिंग हुआ तो यंग सी वॉइस में उसको मुझे मौका मिला डब करने का। मैं एमिली, तुम्हारी नई नेबर। और छोटी एक तो हम लोगों ने बहुत सीरीज करी थी, याद है वो जो दो बहनें होती हैं और बहुत ही अडल्ट थी, एनिमेशन। अनुराग कश्यप के साथ मैंने एक उसका शॉर्ट फिल्म की थी। कैसा था तुम्हारा एक्सपीरियंस फिल्म में? चार दिग्गज प्रोडक्शन हाउसेस में गई, बट उनके साथ जो एक्सपीरियंस हुआ ना, वो इरादत है ना, इतना भयानक एक्सपीरियंस हुआ कि मुझे लगा कि भाई इज्जत से रोटी कमानी इज मच मोर इम्पोर्टेंट रादर देन गोइंग रॉन्ग वे। मैं फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ कैमरे के सामने बोल रही हूँ से ऐसे लारू उनका तो चेहरे पे देखना चाहिए, कहीं और देख के बात कर रहे हैं, नो। नमस्कार दोस्तों, इन्हीं लम्हों से गुजर के इस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। मैं अहमदाबाद से इस वक्त मुंबई आई हुई हूँ कुछ नए पॉडकास्ट के लिए, और इस बार का मजेदार बात यह है कि इस बार जो भी चेहरा मेरे सामने होगा, जो भी गेस्ट हमारे सामने होंगे, सभी कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी में पहले भी इन लम्हों के साथ गुजर चुके हैं, जिनको मैं जानती हूँ, और बड़े प्यारे मित्र हैं सब मेरे। और आज की जो खास मेहमान हमारे साथ हैं, मैं तो मेहमान नहीं बोलूंगी, इसके लिए मेहमान बोल सकती हूँ। मैं तो मेहमान के लिए दो लाइनें हमेशा बोलूंगी कि सुरमई आंखों वाली और गुलाबी आंखें जो तेरी देखी। सब बड़ी बेहद खूबसूरत कलाकार हैं, बहुत अच्छा गाती हैं, शास्त्रीय संगीत में बारिंगत हैं और गजलें बहुत अच्छी गाती हैं, सुकून है इनकी आवाज में। डबिंग की दुनिया में बहुत तहलका मचाया हुआ है इन्होंने। और सच में बहुत बेहतरीन कलाकार हैं, एक्टिंग कर चुकी हैं अच्छे दिग्गज निर्देशकों के साथ, और अभी इस वक्त डबिंग कह लीजिए, सिंगिंग कह लीजिए, सभी में सक्रिय हैं, और कभी कभी बीच बीच में अपनी रील्स वही मधुर आवाज में डालती रहती हैं। अरण्या जी का हम स्वागत करते हैं। नमस्ते नमस्ते बोल दिया भाई तुम्हें, आप मुझे जी मत बोलिए। आज मैंने तुम जी बोल दिया, नहीं इसकी जरूरत है, उनसे तुम करके बात करती हूँ, तो आज भी मैं इनसे तुम कर ही बात करूंगी, वो हक है मेरा। बेहतर। अरे ना, आज हम लोग बात करने वाले हैं, शायद हम कभी बैठे ही नहीं इस तरीके से बात करने, थोड़ा बहुत जो हमें पता होता है, बाकी तो हम लोग बहुत मस्ती करते हैं। अरण्या, सबसे पहले ये बताओ, ये तो मुझे पता है कि तुम मेरे वाले बड़े खूबसूरत शो ऐसे त्याग भी ऐसे, कैसे कहा वहां का बचपन, क्या ऐसे ही जो अभी इस समय कलाकार हो, क्या वहां पे भी जुड़ी हुई थी कला से? एक्चुअली अगर मैं सच कहूँ तो मैं जब प्रयागराज उर्फ इलाहाबाद जब मैं वहां थी, तो स्कूलिंग तो सारी मेरी वहीं से हुई है, कॉलेज एंड ऑल सब मैंने वहीं से किया है। एंड म्यूजिक का मुझे शौक था, एंड मैं हमेशा ही पार्टिसिपेट करती थी, लाइक ड्रामा में या सिंगिंग में या डांसिंग में। मेरे ये तीनों बहुत भयंकर वाले पैशन रहे हैं, सिंगिंग, डांसिंग एंड ड्रामा स्टेज पे करना। तो शायद इन्हीं सब चीजों से मैंने सोचा कि यार मुझे कुछ गाने में भी सीखना चाहिए, चलो सीख लेते हैं, मतलब अपने आप को इम्प्रूव कर ही सकते हैं। तो मैंने ना 9th स्टैंडर्ड में सबसे पहले अपना एक सिंगिंग कंपटीशन था हमारे स्कूल का, 9th स्टैंडर्ड में थी तब मैं, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। तब तक मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, कुछ भी नहीं था, बट हाँ नेचुरली अपने गॉड गिफ्ट है, मम्मी की तरफ से, डैड की तरफ से, सब बहुत अच्छा गाते हैं मेरे परिवार में सभी, एवरीबॉडी इज अ वेरी गुड सिंगर आई वुड से, मतलब बिना किसी ट्रेनिंग के। तो इसलिए नेचुरली मैं सुर में तो थी, पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं, पता नहीं। तो 9th में मैंने पहला अपना वो एक पार्टिसिपेट किया एक कंपटीशन में, एंड मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड तो नहीं आई, बट मुझे जो सर्टिफिकेट मिला था वो स्पेशल मेंशन सर्टिफिकेट था। सो मुझे उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिला कि चलो यार मैं सीखती हूँ क्या है ये, मतलब जब बिना गाए अगर बोल रही हूँ, गा सकती हूँ, सीख के गाते हैं ना, ज्यादा बढ़िया है।
बस तब से फिर मैंने कुछ कुछ सीखना शुरू कर दिया। वो प्रयागराज में सीखना शुरू वो मैंने प्रयागराज में ही Okay. सीखना शुरू किया। मैंने कोई इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन किया था। मेरे एक टीचर थे जो घर पर आकर मुझे सिखाते थे। फिर वहीं से मैंने अपना वो क्या कहते हैं 6-7 इयर्स मैंने हाँ। अपना म्यूजिक सीखा। फिर 12th के बाद अपना ऑफ कोर्स मैंने बीकॉम कंप्लीट किया हम्म। और फिर सारे फ्रेंड्स मेरे जितने भी सब तो भाई कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई अच्छा। डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है। मैंने कहा मैं क्या करूं यार, मेरे को तो मेरा तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हाँ। सो वन फाइन डे आई डिसाइडेड कि ओके लेट मी फाइंड समथिंग इन सिंगिंग जो इससे और प्रोफेशनली मैं कैसे हाँ, सीख सकती हूँ, मैं बिल्कुल। और अपने आप को कैसे आई वुड से तराश सकती हूँ। हाँ, बिल्कुल। तो उस हिसाब से फिर मैंने अपनी ट्रेनिंग शुरू की अपनी दिल्ली में पहुंचकर। ओके। दिल्ली ने श्री राम भारतीय कला केंद्र से हाँ। मैंने अपनी ट्रेनिंग ली। ओके। श्रीमती शांति शर्मा जी से मैंने ओके। शुरुआत की थी। शी ओके। वाज अ वेरी गुड सोल एंड उनकी आवाज में बहुत ही गजब का जादू था। अच्छा। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं क्लासिकल जैसा संगीत सीखना शुरू करूंगी और मैं इतना एंजॉय करूंगी हाँ। उसको गाना, उसका रियाज करना। मतलब मेरे लिए वो टोटल कल्चर शॉक था आई वुड से, बिकॉज मैं कभी भी गुरु शिष्य परंपरा में नहीं थी। नहीं गई। क्योंकि मैं घर पे टीचर से सीखती थी जैसे हाँ। कई लोग सीखते हैं। ओके। वहां पहुंच के वहां माहौल फर्क, हॉस्टल में रहती थी अच्छा। तो हॉस्टल में वैसे भी चीजें बहुत फर्क हो जाती हैं। बट इट वाज अ वेरी क्यूट हॉस्टल, मेरा स्टे बहुत प्यारा था और मैंने फिर जब सीखना शुरू किया तो बस वहीं से सफर की शुरुआत हुई। अगर मैं पूछूं कि क्लासिकल में जैसे होता है ना कि हर इंसान का एक कंफर्ट जोन होता है हाँ जी। कि लाइक जैसे छोटा आलाप, बड़ा वो बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, देन ठुमरी, देन धमार और ये सब। तो तुम्हें उसमें सबसे ज्यादा मुझे ऐसा लगता है तुम्हारी वॉइस पर ठुमरी बहुत सूट करती है। मैंने ठुमरी वगैरह सीखी जरूर थी। हाँ। बहुत कुछ सीखा था एक्चुअली रूप पर, पता नहीं क्या क्या तो सीखा था। सच बताऊं तो बहुत सारी चीजें ऐसी जो मुझे शायद याद भी नहीं है, बिकॉज बहुत साल पहले वो सब सीखती थी और उसको हम गाते भी रहते थे। हाँ। ठुमरी वगैरह मैंने बहुत गाई है। मैंने कई स्टेज परफॉर्मेंसेस में ठुमरी गाए थी और डांसर्स उसमें मतलब हाँ, कथक perform करते थे, करते थे, परफॉर्म हाँ, करते थे। हाँ। और उसके अलावा मुझे पर्सनली बड़ा ख्याल गाने में सबसे ज्यादा मजा आता है। ठहर ठहर के आलाप मेरा फेवरेट है हाँ। और मैं जब रियाज भी करती थी तो मेरा ज्यादातर वक्त इन्हीं चीजों में बीतता था हाँ। कि मैं सुर तो ठहराव के साथ। ठहराव के साथ हाँ। बहुत मैंने उस पर काफी आई वुड से तो वही जो मैंने इंट्रोड्यूस किया ना कि जो आवाज में सुकून है वो मेरे ख्याल से उसी वजह से कि आप बड़ा ख्याल और आलाप की उसमें सुकून है क्योंकि मुझे बहुत मजा आता था। तो लय अपनी चल रही होती है, ताल वाल चल रही थी, आप अपनी दुनिया में रहते हो। और मुझे सच में ऐसा लगता था कि जब भी मैं रियाज करती थी या मैं जब भी आज करती हूँ इस मुझे एक तरह का ये मेडिटेशन लगता है। बहुत मतलब जरूरी नहीं कि आंख बंद करके आप बस बैठे रहो। बिल्कुल। मेरे लिए मेडिटेशन है मेरा रियाज। जब सिर्फ मैं सुरों का रियाज करती हूँ, जब मैं सिर्फ आलाप का रियाज करती हूँ, मुझे मेडिटेशन उसी में फील होता है बिकॉज देन आई एम टोटली इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। क्योंकि आप हाँ सच में आप दूसरी दुनिया, अगर आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रही हो तो आप सच में एक पल के लिए दूसरी Correct. दुनिया में चले जाते हो। यस यस तो अब अगर मैं क्लासिकल पे वापस आऊं तो मुझे ये पूछना है कि बहुत सारे राग ऐसे होते हैं, सभी राग हैं बहुत सुंदर, मगर तुम्हारी कोई पसंदीदा या 2-3 पसंदीदा राग क्या है? क्या अच्छी लगती थी तुम्हें? मेरे पसंदीदा रागों की अगर मैं बात करूं तो मुझे पर्सनली ललित राग बहुत पसंद था। थोड़ा नहीं काफी डिफिकल्ट हाँ। राग है, मतलब यू नीड लॉट ऑफ ऑफ प्रैक्टिस। कोर्स। मुझे क्या कहते हैं मारू बिहाग बहुत पसंद था। एक्चुअली पसंद तो सारे सारे राग ही बट ये एक दो राग थे जो मुझे बड़ा मजा आता था। कंफर्ट हो जाता है जैसे चंद्रकौंस मेरे लिए मुझे बहुत पसंद थी चंद्रकौंस। और यमन तो डेफिनेटली बेस ही है। यमन तो बेस ही है। बेस है तो डेफिनेटली। और भैरव भैरव ये सब तो भैरव से तो शुरुआत होती हाँ, थी। बिल्कुल। इवनिंग में अगर रियाज कर रहे हैं तो यमन से शुरुआत करते थे और नहीं तो तो मॉर्निंग का रियाज कर रहे हैं तो भैरव से भैरव। करते थे या फिर भैरवी पर आ जाते थे। हाँ। जबकि भैरवी इज नॉट रियली अ मॉर्निंग राग, नहीं वो इवनिंग का ही है, Evening मगर का कभी है। कभी हम गा लेते थे क्योंकि उसके सुर वैसे बड़े मजेदार लेकिन होते हमारी थे। ट्रेनिंग ऐसी है कि आप सुबह जब उठकर रियाज कर रहे हो हाँ। सुरों का हम्म। तो आप भैरव के साथ करो एंड इवनिंग में जब कर रहे हो तो आपको यमन से करना चाहिए। तो मेरा बेस वही से ही है। तो अब जितना मैं तुम्हें जानती हूँ ऐसा क्या हुआ कि सडनली तानपुरा ताक पे पहुंच गया? ये टाइम हुआ जब इतना मैं बताती हूँ, इतना एंजॉय किया हो। मैंने ना अब जब मैं वहां सीखती थी दिल्ली में मेरा सिर्फ इंटरेस्ट गाने के अलावा ना मुझे डांस करने का बहुत शौक
मैंने बहुत सारे स्टेज शोज किए हैं हम्म। एज अ डांसर। ओके। मुझे बड़ा मजा आता था। मैंने वहां पर थिएटर भी किया है, तो थिएटर में भी जो हमारा म्यूजिकल प्लेस वगैरह होते तो उसमें डांस बेस होता था। तो मैं हमेशा से डांस को लेकर, मतलब जहाँ म्यूजिक शुरू नहीं हुआ कि मेरा थिरकना शुरू हो जाता। तो मैं ना जब वहां पर रियाज भी, आई मीन जब हम लोग इंस्टीट्यूट में मैं जब सीखती भी थी, तो मैं हमेशा अपनी क्लासमेट्स वगैरह से कहती थी, यार मेरा बड़ा मन करता है कि यार मैं भी बैले परफॉर्म करूं यार। अच्छा। लेकिन हमारे हमारे इंस्टीट्यूट के कुछ अपने नियम थे। नियम थे कि आप सिंगर, मतलब आप जब राग, सॉरी मतलब क्लासिकल जब सीखते हो हाँ सिंगिंग में, हाँ मतलब हिंदुस्तानी क्लासिकल, तो हाँ। आपका फोकस पूरा उसी में होना चाहिए। तो उस पर्टिकुलर चीज की वजह से मैं बहुत ज्यादा अपने आप को बाकी चीजों में नहीं डाल पाई। तो आई मीन कहना चाहिए या नहीं, हाँ। पर हाँ मुझे ऐसा लगता था कि मुझे प्लेबैक सिंगिंग करनी है। अच्छा। हाँ, तो मैंने दिल्ली में ही रहकर थोड़ा बहुत लाइट क्लासिकल सिंगिंग भी सीखना शुरू कर दिया था। ऑफ कोर्स। मैं उसके लिए अलग क्लासेस और अलग हम्म। इंस्टीट्यूट में जाती थी। हम्म। उसके बाद गाते-गाते मुझे लगा कि यार प्लेबैक सिंगिंग करनी है, दिल्ली में रहकर पता नहीं हो पाएगी कि नहीं। हम्म। तो बॉम्बे के बारे में हमेशा से सुना था, हम्म। तो बॉम्बे जैसी जगह पर फिर हम पहुँच गए। अच्छा। यहाँ पहुँचने के बाद आटे दाल का भाव पता चलता है। अब सपने तो बहुत सारे लेकर आते हो, लेकिन वंस यू आर इन दैट ज़ोन, तब आपको समझ में आता है कि आप कितना उस पर कितना रह सकते हो, अकेले कितना। आए थे आप मैं यहाँ अकेले पे? आई थी। अकेले आई थी। मैं सबसे पहले जब बॉम्बे आई थी, तो मैं सिर्फ देखने आई थी बॉम्बे, कि हम्म। बॉम्बे क्या है। हम्म। एंड मेरे एक फ्रेंड थे, मतलब मेरे भैया के एक फ्रेंड थे, जिनके पास अपना एक घर था। अच्छा। उनके पास 2 रूम्स थे। तो उन्होंने कहा था कि भाई तुम अगर बॉम्बे सिर्फ देखने आ रही हो, हवा पानी लेने आ रही हो बॉम्बे का, तो तुम दूसरे रूम में रुक सकती हो। एंड बॉम्बे में मुझे शुरू से पता था कि रहना इज़ अ वेरी बिग थिंग। ये एक बहुत बड़ा हवा होता हाँ, है। बहुत हवा या मतलब ये सच भी ये है। सच ये है, बिल्कुल सच है। वेरी ट्रू। तो मैं एक्चुअली भी साथ में उनको बता देती हूँ, जितने भी यंगस्टर्स हैं जो बिहार में हैं, यूपी में हैं, सब लोग इस सोचते हैं कि हमें करना, हम ये नहीं कर रहे कि आपको हताश या निराश कर रहे हैं, मगर यहाँ रहना बहुत डिफिकल्ट है। इट इज़ Definitely। वेरी बट अगर डिफिकल्ट। पैशन है और है कुछ तो भाई हो या मैं जाता है। सच बताऊँ, जिन दिन था कि बस मेरे को बॉम्बे आना है। हाँ। मैं सच बता रही हूँ, मेरे को एकदम से ये था कि मुझे बॉम्बे जाकर प्लेबैक सिंगिंग करनी है। हम्म। यहाँ जब आई तो एक हफ्ता मैं सिर्फ बॉम्बे एक्सप्लोर कर रही थी, हम्म। बसेस नंबर्स के बारे में जान रही हम्म। थी, स्टेशंस कौन-कौन से हैं, हम्म। कहाँ पर क्या है, हब कौन सा है जहाँ पर आप लोगों एक से मिल ऑडियंस होती सकते है हो। और मिलते हैं। कुछ नंबर्स लेकर आई थी, कुछ नंबर्स जब लेकर आई थी तो लोगों से मिलना-मिलना मैंने आकर यहाँ पर शुरू किया था, अपनी एक सीडी बनाकर लाई थी। अच्छा। तो खैर शुरुआत तो मैंने थोड़ी बहुत की ही, और थोड़ा बहुत मैंने भोजपुरी सिंगिंग में ट्राई किया। आई यूज्ड टू सिंग गाइड ट्रैक्स एंड ऑल, एंड मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिलता था। पर यहाँ पर वही बात है ना, जो जैसा अक्सर लोग कहते हैं कि अगर आपने कोई एक चीज पकड़ ली तो आप उसी में फिर टाइप कास्ट हो बस जाते हो। हाँ, ओके। तो मुझे बहुतों ने कहा कि अगर तुम प्लेबैक सिंगिंग करना चाहती हो तो तुम भोजपुरी में मत रहो, फिर तुम्हें ये चेंज करना पड़ेगा। अच्छा। तो वो तब नई नहीं थी, इतना आइडिया नहीं था, गाइडेंस जैसे ही जैसे गाइड गाइड करता गया। फिर ये हुआ कि ठीक है भाई थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा ही भोजपुरी एंड ऑल में अच्छा। गाने लग गई थी। मेरा कोई गाना बाहर नहीं आया है, हाँ। बिकॉज मोस्टली मैं प्रैक्टिस के तौर पर गाइड ट्रैक्स गाती थी। हाँ, अच्छा हाँ, जो हाँ। पहले मैंने भी गाया हुआ है गाइड हाँ, ट्रैक से, तो हाँ, मैं टीवी भोजपुरी सीरीज में के बहुत लिए। गाती थी। फिर बाद में वो कोई और गा देता है Correct। लीड। बहुत सारे लोगों को हाँ। मिली। कई कविता गाए हैं। कृष्णमूर्ति जी पहले गाइड ट्रैक्स पे गाती थी। फिर उनका वो पहला गाना मैं ख्वाबों की शहजादी, अच्छा। उनका रिकॉर्डेड जब सामने आया अरे तो वाह! उन्होंने बोला कि नहीं ये आप ही के वॉइस में फाइनल रहेगा। शी यूज्ड टू सिंग। ओके। हाँ। बस फिर उसके बाद ये समझ में आया कि भई बॉम्बे आना है तो पहले तो कमाई का भी सोचना पड़ेगा। कमाई के बारे में सोचना है तो चीज़ें थोड़ी-सी पीछे हो जाती हैं। आप जिस पैशन से आते हो ज़रूरी नहीं कि आप उसी पे एक्सेल कर जाओ। तो मैं खैर रिग्रेट बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, बिकॉज़ मैंने ये सोचा कि अगर मुझे कुछ कमाई का ज़रिया कमाना शुरू करना है, पहले तो कुछ अच्छे नंबर्स और कुछ अच्छे कॉन्टैक्ट्स लेकर आई थी। तो अपना डबिंग फ़ील्ड में जैसे वो हिंदी इंग्लिश टू हिंदी सॉन्ग्स जो हाँ, होते हैं, उसके हाँ। लिए मैं लोगों से मिली थी, हाँ। जिसमें एक बड़े ब्रिज भी थे, मधुर ध्वनि। मैं वहाँ पर बिल्कुल। भी गई थी और वहाँ से एक्चुअली मेरी शुरुआत हुई क्या अच्छा, उससे, ओके। कि बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि कभी मौका ही नहीं हाँ, मिला। बताने का, हाँ। तो मैं वहाँ पर जब गई थी, मैं ब्रिज जी से मिलने गई थी, हुँ। तो मैंने उनको बताया कि मैं गाना गाती हूँ और मैं प्लेबैक सिंगिंग के लिए आई हूँ। तो वही इन्होंने तो अपना हारमोनियम वगैरह हारमोनियम बता लिया। वो तो निकाला। ऐसा होता था मुझे कोई गा कैसे यस, हाँ, वो करते थे ऐसा।
तो भाई अब हारमोनियम लेकर जब मैंने थोड़ा सा गाया, कहते हैं भाई आवाज तो बहुत अच्छी है, हमारी ट्रेनिंग भी अच्छी है, पर प्लेबैक सिंगिंग के लिए अभी भी तुम पूरी तरह से तैयार नहीं हो। तो लेकिन हाँ, अगर जो कि तुम नॉर्थ की हो, तुम्हारी भाषा में पकड़ होगी, तो मैं चाहूंगा कि मैं तुम्हारे ही इतना जरूर कर सकता हूँ कि जो स्क्रिप्ट्स लिखी होती थी आप उसको क्यूसी कर दो। अच्छा, क्यूसी सही भाषा हाँ, लैंग्वेज क्यूसी करो कि जो ट्रांसलेशन हुआ है उसकी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज जो सही है कि नहीं है। हाँ, तो यहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी। हाँ, तो फिर वो पुराना जो सिस्टम था ना, वो हाई बैंड के हाँ, होता हाँ, था, हाँ, वो उस पर मैं वो टेप चला के फिर वापस play लगा करके। के एनिमेशंस देखती थी, हेडफोन्स पहनती थी, तो फिर मैं देखती थी तो ये लाइन सही में है कि नहीं। तो ऐसे मेरी अच्छा, ये शुरुआत, सब भी किया ये तुमने, सारी same सारे चीजें सब। एग्जैक्टली मुझे समझ ही तब आया कि ये सारी चीजें Okay. डबिंग जैसी। मुझे डबिंग का डे एक्चुअली बॉम्बे आकर पता हाँ, चला। ऑफ कोर्स, हाँ, मुझे ये बिल्कुल। पता था कि रेडियो में मुझे बोलना बहुत पसंद है। दिल्ली हम्म, में रहकर भी मैंने आकाशवाणी के कुछ गेस्ट शोज ऐसे ही रैंडम किए थे। ऑडिशन दिया था, सिलेक्ट हो गई तो उन्होंने कहा कि आप अपनी स्क्रिप्ट तैयार करके लाओ गानों के साथ। पूरी हाँ, स्क्रिप्ट मैंने तैयार की थी ओके, और 6-7 गानों के साथ इर्द गिर्द मैंने वो पूरी स्क्रिप्ट अपनी खुद लिखी और फिर मैंने वो रेडियो शो किया था उस ओके, पर्टिकुलर स्लॉट में। हाँ, ऐसे ही एक सुबह सवेरे करके एक इंटरव्यू भी मैंने दिया था। इस अच्छा, तरह की छोटी-छोटी चीज़ें मैं दिल्ली में करती रहती थी। हाँ। तो आई वाज़ अवेयर कि मतलब रेडियो जैसी कोई चीज़ होती है, इसमें आवाज़ वगैरह आप दे सकते हो। तो यहाँ की क्या ऐसा लगा कि जो पहचान थोड़ी-सी इलाहाबाद में थी या अच्छा गा रहे थे, फिर उसके बाद दिल्ली में भी कहीं न कहीं लोग पहचानते थे, इतने सारे हाँ। शोज़ करते थे। यहाँ आके कुछ ऐसा लगा कि भंवर में बहुत कुछ है यहाँ पर और शुरुआत में हमारा अब भी कुछ नाम नहीं है और हम कहाँ खो गए हैं, ऐसा कुछ लगा? भूल भुलैया में? ऐसा ज़रूर लगा हुँ। बिकॉज़ फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं जो सोच कर आई थी मैंने वो नहीं किया। हाँ। फिर मैंने सोचा तो जब मुझे थोड़ा कमाई के बारे में सोचना है और जब मुझे सामने से अगर ऐसी चीज़ कुछ समझ में आ रही है, उन्होंने कहा कि तुम अपना दिन भर के लिए आओ, अपना हुँ। सारी स्क्रिप्ट्स वगैरह क्यूसी करो, वीडियोज़ देखो हुँ। कैसे सिंक होता है, कैसे डबिंग होती है। तो मुझे लगा इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू माय वॉइस। हाँ। मैंने बस उस चीज़ को ही वो समझ लिया कि चलो सिंगिंग फॉर द टाइम बिंग अगर मैं नहीं उसमें फुल फ्लेजेड घुस पा रही हूँ तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट मैं सिंगिंग से अपना आवाज वॉइस से से रिलेटेड, रिलेटेड वॉइस से रिलेटेड तो कुछ करूँ। हाँ। तो फिर मेरी ऐसी ही शुरुआत हुई। देन फिर उसी में डबिंग का शुरू उसी हो में गया आई आवाज़ का। स्टार्टेड गोइंग फॉर डब्स एंड ऑल। फिर हुँ। क्राउड डबिंग्स मैंने बहुत सारी करी, हुँ। बहुत सारे अच्छे-अच्छे हाउसेस में मुझे मौका मिला, बहुत सारे फ्रेंड्स बने। हाँ, बट हाँ, शुरू-शुरू में ज़रूर लगता था कि एकदम अकेले हैं और ये है, हाँ। बट टच वुड मुझे लगता है कि मैं तब ऐसा बार आया जब तुम्हें लगा कि चलो ठीक है गा तो नहीं रही हूँ पर अब जगह बना लिया यार मैंने इस इंडस्ट्री में अपनी। सच बताऊँ तो अगर मैं बहुत ऑनेस्टली कहूँ, हाँ, जगह तो डेफ़िनेटली मैंने ऑफ बनाई कोर्स, है हाँ। बिकॉज़ मुझे लोग जानते हैं, मेरे नाम से मुझे जानते हैं। बिल्कुल। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। पर हाँ, और प्लेबैक सिंगिंग नहीं करता इसका मुझे कोई दुःख नहीं। हाँ। बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब जब गाती हूँ या जब भी मैं छोटी-मोटी जो भी रील्स हुँ। बनाती हूँ फॉर माय ओन सैटिस्फैक्शन, सैटिस्फैक्शन, वो मेरे हाँ। लिए है, वो मुझे हाँ। मज़ा आता है सुनने हाँ, में। बिल्कुल। तो और वो छोड़ना भी क्यों? हम तो हुँ। कब से तुम्हारे पीछे पड़े हुए थे कि भाई कुछ रेगुलर शुरू करो। आई वाज़ सो हैप्पी अचानक से जब मैंने तुम्हारा फर्स्ट हाँ। शो देखा, मैं कहा भाई शुक्र है लड़की आई है। बस नहीं इट्स गुड ना अपने लिए तो कुछ देखो हम कमाई के लिए कह लो या उसके बाद फिर फर्ज भी हो जाता है। जब आप एक आर्टिस्ट नोन आर्टिस्ट हो गए हो तो हर हाउस आपसे चाहेगा कि आप आके उनके लिए काम करो। पर हमारी सैटिस्फैक्शन कहाँ है? करेक्ट। है ना? तो अगर आप वो कर रहे हो तो उसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। अब आपके बहुत सारे शोज़ हैं तो सब मैं क्लिप्स वगैरह सब निकाल के एडिट में डेफिनिटली डालने वाली हूँ। अ, हम हमारी सब बच्चे होते हैं, सारी डबिंग्स हमारी बच्चे होते हैं, हमने सब में बहुत हाँ, अपनी मेहनत तो दी हुई होती है। कुछ एक चुनिंदा ऐसे बताओ कि जिससे काम करके मज़ा ही आ गया? ऐसे तो बहुत सारे शोज़ हाँ, हैं, लेकिन मैं अपना एक एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना हाँ। चाहूँगी। जब मैंने एज़ अ वॉइस आर्टिस्ट, एज़ अ हुँ, डबिंग आर्टिस्ट अपना काम शुरू किया इस इंडस्ट्री में, तो हुँ। शुरू में मैं भोजपुरी फ़िल्में बहुत करती थी। अच्छा। ठीक है, मुझे आज तक मैंने हज़ारों पता नहीं कितने प्रोजेक्ट्स कर लिए। अच्छा ये मुझे नहीं पता था। हाँ, हाँ, अरे मुझे भोजपुरी का नहीं पता मैंने था? भोजपुरी में बहुत डबिंग की, चूँकि मैं नॉर्थ बेल्ट से थी, तो हाँ, मेरे को स्क्रिप्ट पढ़ने में दिक्कत नहीं होती थी, वो हाँ, एक्सेंट में दिक्कत नहीं होती थी, तो मैं तो हाँ, भोजपुरी में बहुत डब्स करती थी। हाँ। तो उसी दौरान
जो मुझे आज तक भगवान जाने कैसे, फिर आज तक मुझे वो 2 लाइन्स ना मेरे दिमाग और दिल में बस गई हैं। क्या? मुझे आप कोई भी डायलॉग बोलोगे मुझे कुछ याद नहीं, मुझे सिर्फ अपनी भोजपुरी की ये 2 लाइन्स याद रहती हैं। कोई फिल्म थी जिसमें आई थिंक रवि किशन क्या ब्रह्मचारी बने होते हैं, मैं बहुत साल पहले की बात कर रही हूँ। ढूंढ के निकालेंगे वो फिर। पता नहीं कौन सी फिल्म हाँ। थी, और वो खेतों में चल रहे हैं हाँ। और जो हीरोइन होती है हाँ। जिनकी मैं डबिंग कर रही थी, वो उनको थोड़ा सा यू नो मतलब उनको पसंद करती हैं, अच्छा। बट वो चूंकि ब्रह्मचार तो वो ब्रह्मचर्य, हाँ, तो वो थोड़ा भागने की हाँ। मतलब हटने अवॉइड कर रही हैं हाँ, उनको। हाँ। तो जो हीरोइन होती है उसके 2 लाइन्स मुझे याद है, हाँ। वो जरूर प्लीज, बोलना प्लीज, चाहूंगी। प्लीज, मजा आएगा। ऐसे रवि किशन जी ऐसे झाड़ी में से जाना, हाथ मतलब छुपते छुपाते कि लड़की की नजर ना पड़े, और ये जो हीरोइन होती है, हाँ। जो हीरोइन होती है, कहती है, ए जबी जी, ये ब्रह्मचर्य कब टूटी, हमरा जगाने के सामने भी ना। ओ गॉड, ये 2 लाइंस मेरे करियर की, मुझे पता नहीं क्या था, बट मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ। These were the 2 लाइंस जो मुझे आज तक याद है। मतलब वो सीन भी याद है कि ए जोगी जी, ये ब्रह्मचर्य कब टूटी, हमरा जवानी के सामने भी ना, और देवी जी जो है वो भाग रहे आगे रहे चले रहे। बस ये मुझे याद है। अगर आप मुझसे पूछोगे ना कि जितने भी तुमने शोज डब किए हैं उसमें से हाँ। तुम्हें कोई भी लाइन याद है, तो ऑनेस्टली लाइन नहीं, मैं ये कह रही एक भी सीन, एक भी डायलॉग नहीं याद। पर रेल तुम्हें कौन सा लगा? इट वाज वेरी चैलेंजिंग, बट मजा आ गया करके, मैंने हमने इसको जस्टिफाई किया। मैंने एक मुझे फिलहाल तो जो शोज अभी तुरंत मेरे दिमाग में जो मुझे नाम याद आ रहे हैं, बहुत सारे हैं जो मुझे याद आ रहे हैं, वो मैं बोल सकती हूँ। एक मेरा शो था लूसिफर। लूसिफर में जो कैरेक्टर था मेज का, आई थिंक मैंने तो फिल्म किया था हाँ। उस समय। वो कैरेक्टर मुझे परफॉर्म करने में बहुत मजा आया था, एंड वो ओवरऑल सीरीज भी बहुत ही अच्छी प्यारी, थी, हाँ। बहुत ही उसके प्यारी। 2 सीजन्स मैंने लिखे थे। अरे क्या हाँ। बात है। तो मुझे तो मतलब मैंने सबसे ज्यादा वो मेज कैरेक्टर जो एंजॉय किया लूसिफर में, वो मेरा बहुत ही फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक था। फिर मैंने एक और सीरीज करी, एमिली इन पेरिस, हाँ, जिसमें तो एमिली अभी ही चला है। हाँ, हाँ। वो तो अभी 5वां सीजन, 5वां सीजन, हाँ, हाँ। अभी आएगा शायद, या आ हाँ। चुका है, आई डोंट नो। तो एमिली का जब मेरा वॉइस कास्टिंग हुआ, तो एमिली बहुत ही चर्टी, बबली, एकदम एकदम हाँ। यंग सी वॉइस में हाँ। उसको मुझे मौका मिला डब करने का। तो वो मेरा एक फेवरेट कैरेक्टर है, बिकॉज़ वो कैरेक्टर बहुत क्यूट है। वो सीरीज में, मतलब वो सीरीज इज टू गुड। आप उसकी डबिंग भी बहुत प्यारी है। सेम एज विद लूसिफर। ये 2 तो मेरे फेवरेट हैं। फिर और एक तो हम लोगों ने बहुत सीरीज करी थी, याद है वो जो 2 बहनें होती हैं और हाँ। बहुत ही अडल्ट थी वैसे वो एनिमेशन थी। हाँ, एनिमेशन हाँ, थी। नाम क्या अभी था वो उसका? याद भी नहीं आ रहा, कुछ शिकागो पार्टी आंट। अरे बाप रे, हम दोनों ने जाने अलग ही आपके कैरेक्टर का नाम था बॉनी। बहुत फनी तो मैं, बहुत funny फनी था। सीरीज थी, बड़ा मजा आया था। एक मैंने और सीरीज डब की थी, मेड हाँ, करके, जिसमें मैंने लीड हालत जो होती है, लीड होती है, उसको डब किया था। वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा था, बिकॉज वो जो कैरेक्टर था ना, बहुत इंटेंस कैरेक्टर था। और मतलब वो अकेली फीमेल है जो अपने बच्चे को रेज करना चाहती है, एंड शी इज अ सिंगल मदर, एंड वो पूरा उसका स्ट्रगल दिखा रहे हैं कि वो पढ़ना भी चाहती है, एट द सेम टाइम बच्ची को भी पढ़ाना है, अकेले बच्ची को उसको पूरा रेज भी करना है। तो वो कैरेक्टर भी मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, पर मुझे बहुत मजा आया था। कभी ये होता है कि जब कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, जब हम लंबी सीरीज कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप उसको कभी अपने घर भी ले जाते हो, जब आप उस जोन में होते हो, बिल्कुल, है ना? 100%। जैसे ये कैरेक्टर तो मुझे एकदम हिला दिया था, मतलब है इस ना? कैरेक्टर में बहुत सारे इमोशंस है। ये बहुत बहुत ही इमोशनल था ये ओवरऑल सीरीज। तो मैं तो बताती हूँ सब लोगों से, बट तुम्हारे मुंह से भी सब सुनना चाहेंगे, आर्टिस्ट हैं तो कैसे स्विच ऑन स्विच ऑफ होता है? यार ऑनेस्टली मैं बताऊं, मैंने कभी कोई ट्रेनिंग तो ली नहीं है। मैंने वॉइसिंग की कोई ट्रेनिंग ली नहीं, टचवुड। मैं मतलब नेचुरली मैंने शायद पिक किया, चूंकि मैं ड्रामा बैकग्राउंड से हाँ। हूँ, मैं स्टेज शोज वगैरह करती रही हूँ। हम्म। मैं जब डब करती हूँ, तो जो कैरेक्टर होता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो बस फर्क ये है उस कैरेक्टर को डब करने में कि वो कैमरा के सामने नहीं है। हाँ। इट्स बिहाइंड द कैमरा। बिहाइंड द आप अपने, तो मैं जब
डब डब करती हूँ तो मैं ये नहीं देखती हूँ कि मैं डब कर रही हूँ, मुझे लगता है कि मैं वो कैरेक्टर परफॉर्म कर रही हूँ, यू नो मैं वो हूँ। तो इसलिए मतलब हो जाता है मैं वही मुझसे। कह रही हूँ कि कुछ लोग ना, मैं जैसे जब लोग बोलते हैं ना मुझसे कि आप क्या मेथड अपनाती हैं जब आप उस रोल में घुस जाती हैं, तो जैसे अपनी उसके लिए बोला था इन्होंने मदर बॉथल के लिए टैंगल में, मैं बोलती पता नहीं आपने सब कभी सीखा ही नहीं कि बहरहाल एक्टिंग में हमें अपने हाँ। आप को बंद कर लेना है, हम तो जाते हैं, हम तो ज़्यादा पता नहीं घर में कितने लफड़े होके कभी-कभी हम जाते थे वहाँ स्टूडियो में, वहाँ हमारा कॉमेडी सीन चल रहा है, हाँ। तो हम वी कांट टेक आवर वरीज टू स्टूडियो, हम तो वहाँ पे बदल जाते हैं, तो मजे तो हैं हमारी लाइफ में, बहुत मुझे अमेजिंग तो है, बहुत मजा आता है, बहुत मुझे अमेजिंग। डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स परफॉर्म करने में बहुत मजा आता है, बिकॉज मुझे लगता है कि मैं वो कैरेक्टर बन गई हूँ। तो मैंने थोड़ा बहुत मतलब एक्टिंग भी की है, हाँ, हाँ, मैंने मैं उस पे ही आ रही थी, उसी हाँ, पे ही कर तो रही थी। इसलिए मेरे लिए वो एक मौका होता है, उस कैरेक्टर को अगर मैं कैमरा के सामने नहीं परफॉर्म कर पा रही तो मैं अपनी आवाज से परफॉर्म कर रही अनुराग कश्यप हूँ। के साथ मैंने एक उसका नाम, शॉर्ट फिल्म की थी दैट डे आफ्टर एवरी हाँ, डे, अच्छी फिल्म थी वो, बहुत हाँ बहुत बहुत ही अच्छी प्यारी थी। कैसा फिल्म था थी। तुम्हारा एक्सपीरियंस फिल्म में? बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है हुँ, यार, बहुत ही अमेजिंग, बिकॉज़ ऑनेस्टली मुझे बहुत ही, मेरे लिए वो बहुत बड़ा मौका था कि मुझे उनके साथ हाँ, काम उनकी करने का शॉर्ट मौका। फ़िल्म में काम करने का मौका मिला था। एंड सबसे बड़ी बात है कि अनुराग सर खुद सेट्स पर होते थे। हुँ, तो वो तो मेरे लिए और मतलब यू नो सोने पे सुहागा हाँ, कि भई सर खुद बैठ के हमको डायरेक्ट कर रहे हैं। और सबसे मज़ेदार बात मुझे उस 2-3 दिन की हमारी शूट थी, उसका एक्सपीरियंस मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये था मेरे लिए कि वो आपको सीन बता देते थे। हमारे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं हाँ, होती थी ये उनका, कि आपको ये 5 लाइनें याद करके बोलनी है, आपको हाँ, ऐसे ही बोलना है। आप इसको समझिए, आत्मसात ये कीजिए। सीन है, हाँ, ऐसे आपको बोलना है, आपका ये मूड है इस सीन में, हुँ, नाउ यू डू व्हाटएवर यू वांट टू, दिस इज़ आवर ब्रीफ कि हुँ, भई इस लाइन ये हमारे डायलॉग्स हैं, हुँ। अब आप अपने हिसाब से इसको कर दीजिए। तो आगे बहुत फिर मज़ा आया। बहुत दिनों तक क्यों ये कंटिन्यू नहीं हो पाया एक्टिंग? नो आई, मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वो नहीं करना चाह रही हूँ कि अरे बाप रे! हम उसमें से कुछ खोदने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं। क्योंकि मुझसे भी लोग पूछते हैं ना कि आप तो करती थी एक्टिंग, क्यों नहीं करी आगे एक्टिंग? तो मुझे मतलब अपना लगता है अलग कि मैं इतना डबिंग्स में इतना ज़्यादा खुश रहती थी कि मुझे शायद ज़रूरत ही नहीं लगी कि मैं उसके लिए उतनी मेहनत फिर से करूँ। हुँ, हाँ, अगर कभी कोई मौका मिले तो मैं कभी पीछे भी नहीं हटूँगी, बिकॉज़ अ, बॉम्बे आने के बाद ही मैंने रियलाइज़ किया कि हाँ, मैं मतलब एज़ एन एक्टर भी मैं अपने आप को बहुत एक्सप्लोर कर सकती हूँ। मुझे वो हाँ। सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम इनके साथ काम अरे कर हाँ, चुके हैं। आपके साथ भी तो मैंने आपके हमने 2-3 शॉर्ट सीरियसली हम एक सीरियसली सीरीज़ की थी। वो याद है कि हमने वो बहुत ही क्यूट थी वो। हमने फ़िल्म तक शूट की थी और हमारे पास उस समय इक्विपमेंट के नाम पे माइक तक नहीं था। तो हमने हेडफ़ोन लगा इस्तेमाल किया। बहुत क्यूट थी वो, और मुझे तुमने बहुत अपना प्यारा लगा था घर आपका वो। दिया था हमें सेट के लिए, और हम लोगों ने कितने अच्छे से सारे फ्रेंड्स ने मिलके वो बनाया था। फिर हमने मंगला करी आपके भांगिया साथ। मुझे बहुत पसंद, सब सबसे कुछ ये महिला बहुत पसंद आई थी बहुत और पसंद मुझे आई थी। बहुत पसंद आया था अपना हाँ। कैरेक्टर भी। आई विश उस तरह के करें कुछ, कैरेक्टर्स ईश्वर कुछ करें, आपको देख रहे हैं लोग और हो सकता है आपके पास वापस कुछ आए। हम लोग थोड़े से शायद जिस बैकग्राउंड से आते हैं, तो हमारे साथ ये चीज़ भी होती है कि हम देखते हैं हम कहाँ काम कर रहे हैं। अ, क्या हम ठीक हैं वहाँ पर? मेरे ख्याल से ये तुम भी शायद मानोगी इस यस, चीज़ को, तो यस, शायद इस यस। वजह से भी हम नहीं कर थोड़ा बैक पाते हैं, सीट ले लेते बैक हैं। सीट ले लेते हैं कि वेरी ट्रू, है वेरी ना? ट्रू। ये बहुत यस, यस। ज़रूरी होता है कि हम कहाँ सेफ हैं, हम कहाँ ठीक हैं, हमें क्या सही माहौल मिल रहा है। नहीं तो जैसे जसपाल भट्टी जी के साथ आई एन्जॉयड एवरी आई मोमेंट। रिमेंबर माय गॉड यू वर टू गुड इन इतना दैट मज़ा यार। आता था। तो ठीक है, हाँ, ये सारी चीज़ें होती हैं, बट ठीक है। जैसे कि अभी तुम ये कर रही हो, मैं तो सजेस्ट करूँगी कि अगर जैसे अब तो जो हमारे साथ डबिंग में रहे हैं, वो लोग भी बहुत जगहों पे अभी कर रहे हैं, जो तुम्हें जानते होंगे, डेफिनिटली करो, क्योंकि तुम एक्ट्रेस बहुत अच्छी हो, तो चाहती हूँ कि तुम अगर मेरा बस चले तो मैं गाना भी गाऊँ, मेरा बस चले तो मैं वॉइसिंग कभी ना छोड़ूँ, मेरा बस चले तो मैं एक्टिंग भी कभी ना छोड़ूँ। हाँ, तो बस तो नहीं चलता है, तो ट्रेन चला लो। जो चीज़ सामने आती है मैं उसको करके मज़े में रहती हूँ। मुझे मज़ा आता है अपनी वॉइस के साथ खेलना, मुझे बड़ा मज़ा एंड आता यू है। आर ट्रैवलर एज़ वेल, यू लव टू ट्रैवल। आई लव टू ट्रैवल, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी एक वजह है कि थोड़ी-सी बैक सीट हो जाती है कि अपने हाँ, ट्रैवल प्लान्स में कोई हाँ। कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। मेरे साथ ये उसका उल्टा है कि मैं ट्रैवल, तो जैसे तुम्हें पता है हम लोग भी ट्रैवल मजे करते हैं, बट अगर मुझे लगता है कि मैंने एक्टिंग में बहुत ज्यादा अगर सीरियसली ले लिया था, तो लोग मुझे बोलते बाय एयर आओ।
बाहर जाओ मुझे फोबिया है ओह माय गॉड। तो आधा वैक्सीन तो उस चीज के लिए भी ले लेती थी। बट यू आर ट्रैवलर और क्या क्या ख्वाब है, क्या क्या देख लिया, क्या क्या बाकी है, भारत में क्या क्या बाकी है, तो मैंने अभी कितना और घूमना है भारत में। यार मेरा बस चले ना, मैं भारत का कोना कोना ढूंढूं, Actually कोना बहुत कोना कुछ है देखूं। यहाँ। मुझे अपना इंडिया इतना क्यूट लगता है ना, इतना है, सुंदर लगता है कि भी। मैं यहाँ के हर कोने में जाके देखना चाहती हूँ यहाँ पर क्या है। मैं हर छोटा गांव, हर छोटा कस्बा, हर छोटा शहर देखना चाहती हूँ। ये पर्सनली मुझे मेरा And you're blessed ख्वाब with a है। partner who मतलब दोनों सेम हाँ। उसको वो भी इंजॉय करता है बहुत traveling, ज्यादा, करता बहुत मतलब मेरा ज्यादा। बहुत अच्छा दोस्त है इसलिए मैं करता है बोल रही हूँ, वरना वो जीजा जी के तौर पे वो करते हैं। नहीं नहीं he's a नहीं, he very very good fond of friend. traveling and I'm very lucky to have him in my life because Of course. हम बहुत सारी चीजों में बिल्कुल एक जैसे हैं। हाँ। ट्रैवलिंग को लेकर, काम को लेकर, बहुत सारी चीजों में। एंड ही मोटिवेट्स यू ना, जो आर्टिस्ट होते हैं ना, हस्बैंड वाइफ या जो भी होते हैं, उनको आपस में भी बहुत सारे ये जलन होती है है ना, कि भाई ये इसको ये ज्यादा मिल रहा है उसको, बट वो इतने निश्चय मन से ना, उसको बहुत अच्छा लगता है कि तुम कहीं ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही हो। तो ही हिमसेल्फ इज अ वेरी ग्रेट एक्टर और वॉइस एक्टर, तो फिर भी मगर तुम गाना क्यों नहीं गा रही हो और रियाज he करो। keeps on motivating me हाँ। every now and then he keeps on telling me कि हम्म। आप प्रयास किया करो, आप गाओ, तो सब मतलब वो मुझे हमेशा ही मोटिवेट करते रहा है। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मुझे मोटिवेशन की कमी मिली। बिल्कुल। खुद मैं आलसी हो जाती हूँ, वो एक अलग तुम बात अलग है। हैं बहुत ज्यादा, हाँ, हम दोनों ही हैं एक्चुअली। हम मुझे भी वो डांटता था, हाँ, क्या नाम तुम्हारा प्रतिभा लेके बैठी हुई हो, करोगी करो। ये बात पहले बूस्ट हो गई। नहीं बट ठीक है, वो हर एक की जिंदगी के अपने अलग अलग पहलू होते हैं, I बट know, ठीक है I know। यार। हम तुम जैसे मतलब वो मोटिवेट करता रहा। आज भी मैं जब देखती हूँ, जब मेरा कुछ भी अच्छा जैसा कुछ आता है, तो वो खुश होता है कि हाँ भाई चलो तुम कुछ तो कर रही हो ऐसे ऐसे होके। अब बताओ कि ख्वाब क्या और रह गए हैं जो कि जिंदगी भर रहने चाहिए, मुझे लगता है। क्या कुछ और है ऐसा कि अभी ये अचीव करना बाकी है, घूमने में मुझे यहाँ कुछ और घूमना तो कर कभी बंद नहीं हो सकता, बट क्या है ऐसा और ख्वाब है जो अभी तक दिल के किसी कोने में छिपा हुआ है? सच बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि एज़ फार एज़ वर्क इज़ कंसर्न्ड, मेरे अभी भी बहुत सारे ख्वाब हैं। ओके। इट्स नॉट दैट कि मैं एकदम सैटिस्फाइड हूँ या हम्म। कंटेंट हूँ कि भाई अब जो है सो है यही ज़िंदगी। नो, लाइक आई स्टिल वुड वांट कि मुझे मौके अच्छे मिले तो मैं एज़ एन एक्टर ज़रूर काम करूँ एंड आई वुड लव टू ट्रैवल व्हाइल एक्टिंग। मतलब मेरा मेरा ये ख्वाब है कि मैं जब मतलब ख्वाब है कि जब कोई ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स मिले मुझे जिसमें मेरी ट्रैवलिंग बहुत हो, तो मैं तो बहुत एंजॉय करने वाली हूँ। मुझे मैं वो कई ऐसे मूवीज ऐसे शोज देखती हूँ जिसमें छोटे शहरों की कहानियां दिखाते हैं, हाँ, अरे भाई बिल्कुल। और मैं पागल हो जाती हूँ। मुझे वो सब देखना बड़ा मजा आता है। हाँ। मैं हमेशा पवन से कहती हूँ कि यार मुझे ना ऐसी गली में जाकर चाय पीनी है। ये मतलब दिस इज क्रेजी। मुझे मूवीज में इस तरह के जो हाँ, वो setups दिखाते होते हैं हैं ना, हाँ, बड़ा मजा मतलब आता है। वो सब देख के मुझे लगता है कि आई विश, क्या यार मुझे, मैं क्यों नहीं हूँ वहां पे। तो मतलब मुझे लगता है तुम्हारे से रिलेटेड काम भी हो और उसी में साथ साथ ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग होता रहे, काम चलता रहे। इट्स नॉट दैट कि काम मुझे एक ही शहर में रह के करना है। नो, मैं काम के लिए ट्रैवल करना, ये मेरा ख्वाब है, ये कि मैं Okay, काम के लिए great। बहुत ट्रैवल करूँ और अपना जो मेरा पैशन है, जो मैं अपना जो सिंगिंग करना चाहती हूँ, मेरा बहुत मेरे ख्वाब है कि मैं बहुत अच्छे सारे लोकेशंस में जाकर हाँ। अपने वीडियो एल्बम शूट करूँ। नाइस, बहुत सारी चीजें करने की इच्छा है। ये मेरा ये खत्म नहीं हुआ है। नहीं, बिल्कुल ये खत्म होने मुझे वाला लगता है अब मैंने शायद शुरुआत करी की है। बिल्कुल बिल्कुल, एक समय आता है जब आप टाइम जिंदगी के बहुत सारे वक्त बीत गया, लेकिन हाँ। अब मैंने शुरुआत की है। नहीं बट ये भी है कि जब आप जिंदगी के हर रेस्ट को थोड़ा थोड़ा चख लेते हो ना, हाँ जी, कि आपने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, उस वक्त आपको ब्रेड एंड बटर का भी ख्याल होता है, आपको आप सबसे बड़ा कंसर्न तो वही है ना, जब आप बाहर और जाते हो। सेटलमेंट का ख्याल होता है, एक अच्छे पार्टनर के वो होती है। जब वो सारी चीजें एक जगह हो जाती हैं और आपको सब कुछ पॉजिटिव वे में हो रहा है, तो आप फिर आप अपने लिए वापस सोचना शुरू करते हो कि चलो अब यार ये पारी भी खेली जाए। बट मैं तुमसे बोलूंगी, मैं तुमसे शायद इतना अभी पर्सनली नहीं बोला है, बट मैं लोगों की मोटिवेशन के लिए बात जरूर बोलना चाहूंगी कि अरे मैं, यू आर अ वेरी गुड डॉटर, तुम बहुत अच्छी डॉटर हो। ये मैं शायद तुमसे कभी सामने नहीं बोला है। तुम मैंने तुम्हें देखा है, तुम सारे काम निपटा लेती हो अपने, तुम अपनी रिकॉर्डिंग्स भी करती हो, सब कुछ करती हो। यू आर अ वेरी गुड सिस्टर, यू आर अ वेरी गुड डॉटर
एंड तुम अपने घर को बहुत अच्छा संभाल रही हो। मैं मतलब जब भी कभी तुम्हारे अराउंड रही हूँ, मैंने कभी नहीं तुम्हें क्लमजी देखा है, कभी गंदगी नहीं देखी है। जो हम लोग भी जब कहीं जाते थे ठहरने तो सबसे पहले हम अपनी सराउंडिंग साफ करते थे। इवन हम लोग जब होटल का रूम छोड़ते थे तो कोई ये नहीं कह सकता था वहाँ कोई रहा होगा, हम लोग इतना साफ करके निकलते थे। तो कैसे मैनेज कर पाती हो? मैंने देखा है तुम्हारी जद्दोजहद अपने अभी रिसेंटली अपने पापा के साथ भी पास्ट में, एंड स्टिल योर मॉम इज देयर। कैसे निकालती हो वो समय, वो जज्बा? बहुत लोग नहीं कर पाते हैं अरण्या, टू बी वेरी फ्रैंक। अम, इसकी वजह मुझे लगता है कि शायद मम्मी पापा की ऐसी परवरिश मुझे मिली है घर से कि मैं उनके अलावा मतलब मैं उनको छोड़ने के बारे में तो कभी सोच ही नहीं सकती थी, कभी भी नहीं। और मतलब मतलब ये मैंने जो सीखा, जो देखा वही मम्मा से जो सीखा, जो डैड से सीखा, वही सारी क्वालिटीज़ मुझ में भी हैं। मुझे अच्छा लगता है माँ-बाप का ख़्याल रखना, बड़ों मैं का ये ख़्याल बात रखना। इसीलिए बार-बार उठा रही हूँ क्योंकि हमारा ये जो जेन ज़ी ग्रुप है या उससे पहले का है, मैं उनको उनके लिए ये बात करना चाह रही हूँ कि और क्योंकि जेन ज़ी से पेरेंट्स भी यंग हैं, है हुँ, ना? वो भी यंग हैं, तो ये जो अभी तुमने बात कही ना बहुत बड़ी बात है। जब हम अपने पेरेंट्स को देख चुके होते हैं ना, अगर उन्होंने हमें ये चीज़ें नहीं सिखाई होती ना कि जब कोई आता है तो उसको ऐसे रिस्पेक्ट करो या बिल्कुल। उसको ऐसे वेलकम करो या हमारे बड़ों को उतना वो दो। हम अपने बुजुर्गों को ऐसे साथ तुम्हें भी ऐसे ही करना है, तुम्हें भी वैसे ही करना है, तब जाके आप अपने माँ बाप के लिए करते हो। हुँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे माँ-बाप को मैंने अपने बचपन में बहुत ऐसे फ़ेज़ में देखा है जिसमें स्ट्रगल बहुत था उनके लिए। हम्म, फ़ाइनेंसेस को लेकर भी हर तरह से बहुत स्ट्रगल था एंड और मेरी मॉम का जो जज़्बा, माय हम्म, गॉड! वो आज भी उतनी ही जज़्बे वाली हैं कि तुम ये क्यों नहीं करती हो? तुम एक्टिंग में क्यों नहीं कुछ कर रही हो? हम्म, तुम गाना गा रही हो तो शी इज़ वेरी हैप्पी कि मैं अपना शुरू छोटे-छोटे किया। इवेंट्स मैंने शुरू किया है। ऑफ कोर्स। हम मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं हूँ भई एकदम फेमस प्लेबैक सिंगर बन गई हूँ या फेमस एक्टर बन गई, नहीं। मेरा मेरा सच बताऊँ जब बॉम्बे आई थी तब वो ख्वाब ज़रूर था, हम्म, मुझे बहुत फेमस होना है। हम्म, अब मेरा ख्वाब बदल गया है आई वुड से कि इयर्स के साथ-साथ माहौल के साथ-साथ बहुत सारी चीज़ें आपको बदल देती हैं। हम्म, तो अब मेरा पैशन है ये करना, इसलिए मैं करना चाहती हूँ। मैं उस पे कितना आगे जा पाऊँगी, कितना कर पाऊँगी, कितना हो पाएगा मुझसे, मैं ये सब कुछ सोचती नहीं। आई हैव जस्ट स्टार्टेड। आई जस्ट वांट टू लिव माय लाइफ विदाउट एनी रिग्रेट्स कि मैंने कोशिश नहीं की। हम्म, बिकॉज़ वो चीज़ मुझे थोड़ी-सी खानी शुरू हो गई थी कि यार मैंने इतना कुछ किया है, इतना कुछ सीखा है, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ? यू नो, व्हाई एम आई नॉट टेकिंग आउट टाइम फॉर सच थिंग्स व्हिच आई लव टू डू, व्हिच आई एम वेरी पैशनेट अबाउट। तो मैंने फिर अपने आप को पुश किया। बस ऐसे ही एक रात ऐसी बीती कि मुझे नींद ही नहीं आई। बहुत। फिर अगली सुबह फिर मैंने जस्ट सोचा कि बस हो गया यार, अब लेट मी डू समथिंग। और एक समय के बाद ना जब हम जो चीजें हम लोग सोच रहे होते हैं ना एक समय में, आज से शायद 10-12 साल पहले कि हाँ। हम कैमरे पे कैसे लग रहे हैं, हम परफेक्ट लगने चाहिए, हम उस वजह से भी बहुत सारी चीजें निकाल देते थे। आज की डेट में ऐसा लगता है कि अरे ठीक है ना, हमारा हमारा कंटेंट क्या है, हमारा एक्चुअली कंटेंट क्या ये कह रहा बहुत है सही बात आपने है ना? बोली है, एकदम सही बात और है। मतलब मकसद मैं इस चीज़ से रिलेट कर रही हूँ। हाँ, हाँ, है ना? करेक्ट, ये चीज सही है ना कि बिल्कुल। हम कैसे लगेंगे, हम कैसे दिखेंगे, हमने क्या अब लग रहा है कि अगर आपकी बात में दम है, अगर आप सही कह पा रहे हो या आपके सुर में दम है, तो आप लोग तो वही देखना चाहते हैं ना। लोग तो बिल्कुल। वही सच्चे सुर देखना चाहते हैं, सच्चा दिल देखना चाहते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है हम कैसे दिख रहे हैं, क्या नहीं दिख रहे हैं। इस एक चीज़ हाँ, सॉरी, हाँ, हाँ, एक बताओ, चीज़ बताओ। मैं कहना चाहूँगी, हुँ, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी हमारे आजकल के जितने भी यंगस्टर्स हैं, कि भई अपने माँ-बाप की बहुत इज़्ज़त करो, माँ-बाप से बहुत प्यार करो हुँ, और उनके लिए करो, सिर्फ़ अपने बारे में मत सोचो। मतलब मैंने अपने जहाँ तक हो सका मैंने अपने मॉम-डैड का मतलब जितना हो सकता है मैं उनका सपोर्ट करती रही हूँ। डैड जब थे तब तक आई वाज़ ऑलवेज़ विद हिम, जब तक जितना मेरे बस में था। और मैंने कभी भी उनके आगे प्रायोरिटाइज़ नहीं किया अपना। ये मैंने देखा है। मतलब आज मैंने तुम्हें कितनी बार शायद 1-1 महीने में 3-3 4-4 बार ट्रैवल करते देखा है, हाँ, जहाँ एक आवाज़ आई तुम वहाँ हो, कभी एक बहाना नहीं, व्हिच इज़ गुड। आई होप आजकल के बच्चे
जिनके पास 24 घंटे में वक्त नहीं होता है, जिनके पास 70 बहाने होते हैं, आई I know. विश वो समझ पाए कि निकल आते हैं यार 24 घंटों में से अपने लिए, जैसे उनकी जो खुशी होती है ना वो देख के ही मजा आ जाता है यार, हाँ। मतलब वो माँ बाप की जो खुशी एक जो होती है, प्राउड फीलिंग होती है कि हाँ वो उनको उनके लिए करने का मन करता है हाँ, फिर। और वही हाँ। तपस्या है, वही साधना है। बिल्कुल हम ढूंढते हैं कि हम मेडिटेशन में कब बैठेंगे और हमें शांति मिलेगी, पर हमें ये नहीं पता होता कि आपके किए की कितनी चीजें मेडिटेशन से बढ़कर हैं। बिल्कुल आपको उसके लिए बिल्कुल। आंख बंद करके बैठने के लिए जरूरत नहीं है। क्या पता जब आप किसी के दिल को सुकून दे रहे हो, वो आपको मेडिटेशन जैसा फल दे रही हो, अंदर एक सही बात शांति दे रही हो, which is आई एम सो हैप्पी। मतलब अच्छा लगा ये बात में। मैं ये टॉपिक तुमसे पहले ऑफ द कैमरा बात करना चाहती थी, कभी मौका ऐसा मिला नहीं, बट ठीक है आज हम लोग बैठे हैं यही बातें करने के लिए। इट्स वेरी गुड। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए बहुत आगे राह प्रखर रहे, खूबसूरत रहे, रोशन रहे, थैंक यू सो जैसी मच। हो वैसी रहो। हमेशा अपने माँ बाप मम्मी के साथ, अब तो मम्मी के साथ रहो, सिस्टर के साथ, सबका साथ निभाओ अच्छे से, वो लोग भी तुम्हें सपोर्ट करते हैं मुझे बहुत इस बात अच्छे की से। बहुत खुशी है, आई एम वेरी हाँ हैप्पी विद दैट। हाँ द वे आई एम वेरी हैप्पी विद, हाँ, आई एम खूब वेरी ट्रैवल करो, खूब नई नई जगह देखो, खूब तो तुम्हें तो बाय एयर डर भी नहीं लगता है मुझे ना इंडिया का हर कोना देखना है, देखो देखो वो देखना है। तो पहले इत्मीनान से अहमदाबाद तो आ जाओ मेरे पास। हाँ, जी, seriously। बहुत अरसे बाद हमारा ये पॉडकास्ट बहुत दिनों से था कि हम बात करेंगे एक दूसरे से और बहुत कुछ समझेंगे एक दूसरे के बारे में। राइट अब मुझे दो बातों पे हम सम अप करेंगे। एक तो आपने जेनजीज के लिए बारे में बात कर ही ली है, बट फिर भी आने वाले कलाकारों के लिए जो आ रहे हैं, जो दूर से देखते हैं हम लोगों को, डबिंग की दुनिया को, एक्टिंग की दुनिया को, बॉम्बे उनके लिए चमक दमक एक माया नगरी है, एक तो उनके लिए क्या कहोगे? दूसरा सवाल होगा हमारा, जो आने वाला एक सर पे खतरा मंडरा रहा है एआई के बारे में। ओह माय गॉड। तो पहले आप जेनजीज को जो बताना चाहते हो वो बताओ। यार मैं तो सिर्फ यही मैसेज देना चाहूंगी कि यार खूब मेहनत करो और रातों रात वंडर्स एक्सपेक्ट मत करो कि भाई आप जैसे मूवीज में हम कई बार देखते हैं, मूवीज होती है फन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। डेफिनेटली ऐसे कई एग्जांपल्स हुए भी होंगे, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं है ऐसे बिल्कुल। एग्जांपल्स, बट मैं सबसे ये कहना चाहूंगी कि भाई बहुत मेहनत करो एंड ऑनेस्ट रहो अपने काम में। मतलब बहुत ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने थोड़ी बहुत सक्सेस अचीव कर ली है, यू डोंट हैव टू बी रेडी यू नो कि बस अब तो हम ये हो गए हैं, अब वो ये एटीट्यूड के साथ मत चलो, बिकॉज आप जितना सीखोगे उतना क्या कहते हैं वो तराशते जाओगे अपने उतना आप खुद को, को आप हाँ। तराशोगे। क्योंकि इससे सीखने की कोई सीमा ही नहीं है। मैं आज भी ये नहीं कहूंगी कि मैं एकदम जस्ट बिकॉज कि मैंने बहुत अनेकों प्रोजेक्ट्स कर लिए हैं, हजारों प्रोजेक्ट्स कर लिए हैं, तो मैं एक बड़ी मतलब मुझे हर चीज आ गई, नहीं यार, सीखने की कोई लिमिट ही नहीं है। बिल्कुल आपको सीखना पड़ेगा, जिंदगी भर आप सीखते रहोगे, अपनी जिंदगी जैसे जी रहे हो वो बहुत बड़ी चीज है। वो आपके लिए एग्जाम्पल बनता है आपको अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए और वालों के लिए आप एग्जाम्पल बनते हो। एग्जैक्टली तो मतलब अपनी डे टू डे एक्सपीरियंसेस को अपनी जिंदगी अपने काम में लाओगे तो आई थिंक ऑनेस्ट भी साउंड करोगे आप ट्रू टू योरसेल्फ और ट्रू टू योर क्राफ्ट। करेक्ट हाँ। करेक्ट। सो भाई मेरा तो ये है कि बस खूब मन लगा के जो करने आए हो करो, पॉजिटिव रहो और दूसरा सवाल था माँ बाप को मत छोड़ो यार। बिल्कुल ये यहाँ पर मैं थोड़ी सी बायस्ड हो जाती हूँ, बिकॉज नहीं होना भी चाहिए, बहुत बायस्ड ये माँ बाप को छोड़कर आप कहाँ जाओगे? आप उनकी वजह से हो भाई। आप उनको मत छोड़ो, उनके ख्वाबों को जरूर पूरा करो, उनके लिए जरूर मेहनत करो, आउट ऑफ द वे जाकर उनके लिए करो। बिल्कुल नॉट दैट कि हमारी रीच में ये नहीं है तो कौन करेगा, नहीं ट्राई तो करो कम से कम। कोशिश तो करो। उनकी खुशी दे, उनको खुश देखोगे तो आपके कला में वैसे ही निखार आ जाएगा। बिल्कुल आई ब्लेसिंग्स बहुत काम आती हैं भाई, और उस स्वार्थ के लिए भी नहीं करना चाहिए ये ब्लेसिंग्स। एग्जैक्टली। तो अब दूसरी बात रही एआई क्या कहता है हमारे लिए। यार एआई ने तो दिमाग खराब कर दिया है। सच बताऊं तो मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस पेपर में स्क्रॉल करती हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है, अरे यार कितनी क्यूट वीडियोस हैं, स्पेशली मुझे ना जानवरों के वीडियोस बहुत क्यूट लगते हैं, बहुत क्यूट लगते हैं। पर जब मैं नीचे वो देखती हूँ ना एआई समथिंग कुछ लिखा हुआ, तो मुझे लगता है यार अब ये भी रियल नहीं रह गया है ना, तो रियल क्या है? आप मतलब एआई जैसी चीज, जैसा सब कहते हैं कि भाई ये तो हर सेक्टर में घुस रहा है, टेक ओवर ये हमारी इंडस्ट्री में भी घुस रहा है। कितने ऐसे शोज बन चुके हैं जो मतलब जिसमें एक्टर्स नहीं है, सिर्फ एआई से एक्टिंग कर रहे हैं। मतलब इट इज वेरी अब तक तो ये था कि चलो कार्टून्स बनते थे एआई के थ्रू, एटलीस्ट हम लोग की आवाजें तो होती थी, लाइव कैरेक्टर्स, आवाज भी नहीं है।
है तो है वो स्कैरी चीज। हाँ, पर इससे बचा जाने का पता नहीं है, मुझे तो नहीं पता, मुझे तो इसका कोई उपाय नहीं लगता। बट मुझे ऐसा लगता है समहाउ कि अ, मेरा ऐसा मानना है कि एक समय शायद ऐसा आएगा कि लोग फिर रूरल आर्ट की तरफ वापस पलटेंगे। नहीं यार, मुझे भी ऐसा लगता है कि भाई अब जब हम जैसे लोग अनेकों हजारों वीडियोस हम देख लेते हैं यूट्यूब पे, अपने इंस्टा पे, कितनी जगहों पे, जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर उसमें से हर चीज आपको नकली और क्रिएटेड ही दिख रही है तो आप कभी ना कभी तो क्रिएट करोगे कि यार हमको रियल चीज दिखाओ, हमको रियल वीडियोस दिखाओ, हमको रियल आर्ट सुनाओ। हर चीज आप रोबोटिक नहीं कर इतना सकते कर लो, और वो टच भी नहीं होता, वो हार्ट को टच नहीं होता। थोड़ी देखो, जो तुमने बताया ना कि हाँ जानवरों की जो वीडियो वो थोड़ी बहुत क्यूट लग जाती है, बट अभी आप छोटे छोटे बच्चों को, न्यू बॉर्न बेबीज को आप बातें करवा रहे हो, पता ही है कि ये नकली है, तो धीरे धीरे सब लोग मुड़ेंगे मुझे तो लगता है। और अच्छी, मुझे तो संभव लगता है अच्छा है, पक जाएंगे लोग एक बार एआई से, उसके बाद रंगमंच वापस और बल पकड़ेगा, रियल एक्टिंग को महत्व दिया जाएगा, अच्छी आवाजों को महत्व दिया जाएगा, बाकी भगवान जाने कि वहां क्या होने वाला है। अब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी या आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस, दोनों में कौन जीतेगा? हर चीज की ना एक लिमिट होती है। हो हाँ। सकता है ये चीज हमको मतलब हमको क्या मतलब ये बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाए और बहुत सारा सेटबैक हो जाए बहुत सारी फील्ड्स में, पर एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि कब तक हाँ, कहीं ना चीज कहीं की लिमिट होती है ना, हाँ, कहीं ना 6 कहीं तो साल 10 जाके साल 15 साल कभी ना कभी तो रुकोगे मैं यार। तो अभी भी फिर भी बोलूंगी कि आर्टिस्ट के लिए भी, चाहे वो हमारे साउंड रिकॉर्डर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो भी लोग हैं, मैं तो सब, मैं तो गवर्नमेंट को बोलूंगी कि ऐसे यूज करो इनको। हाँ आई और नो। प्लीज कलाकारों का भी ध्यान रखो, उन लोगों के लिए भी जहां पर उनके हाथ काटे जा रहे हैं, जहां जहां आर्टिफिशियल ये इंटेलिजेंस जो भी आ रहा है, उससे अगर किसी की रोजी रोटी छीन रही है, तो थोड़ा हमारी सरकार को देखना चाहिए। बिल्कुल देखना चाहिए बिकॉज बहुत सारे बहुत सारी अभी फिल्म्स तो हैं। अभी डरावना लग रहा है, अभी डरावना लग रहा है, मगर हो सकता है जैसे मेडिकल फील्ड में ये बहुत कारगर हो रहा है, तो वहां जहाँ जरूरत है वहां करो वहां पे यार, करो। कला भला ही हो जाए तो फायदा क्या। अब कला ही नकली हो गई तो फिर क्या कर सकते हैं। चलो, ऑन दैट नोट आज का, हाँ आप बोलो। आपसे मुझे एक सवाल हाँ, पूछना है। पूछिए पूछिए। मुझे आपको मैं पिछले आई थिंक 15-16 साल से जानती हूँ। 2015 से हम जानते हैं एक दूसरे को। आई थिंक 2015 से। ओके, आई हैव ऑलवेज बीन वेरी फॉन्ड ऑफ योर जर्नी। मैंने आपको हमेशा खाली बैठे कभी नहीं देखा है। आप हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हो। हाँ, यू ऑलवेज मतलब मैं क्या बताऊं, मतलब मुझे बहुत इंस्पायर करते हो आप। ये बात मैं आज कैमरे में खुल के कहना चाहती हूँ। यू रियली इंस्पायर मी अ लॉट बिकॉज मैंने आपको कभी खाली बैठे नहीं देखा है। आप हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हो और आप हर चीज हर फील्ड से जिन जिन चीजों से पॉसिबिलिटी बनती है आप उन चीज को अपने में इनकलकेट करके उसको आगे बढ़ाते हो। आपने सॉरी टू से नहीं, आपने नहीं। सिंगिंग के लिए अभी तक कुछ क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? हाँ। बिकॉज आप बहुत कमाल के सिंगर हो यार, आप कमाल के सिंगर हो। एटलीस्ट आई वुड से कि मैं आपको आपके वीडियो सुनना चाहूंगी, आपके एल्बम सुनना चाहूंगी। तो ठीक है ना, दुनिया के लिए नहीं करना, अपने लिए तो कर ही सकते हैं। हाँ, जैसे अभी ठीक है कि हाँ अपने लिए करा जा सकता है। सिंगिंग का सिंपल ये था कि उसमें मैं मसाला नहीं ढूंढना चाहती हूँ, बट मैं ये जरूर बताऊंगी, आज मैं पहली बार कैमरे के सामने बोल रही हूँ ये बात कि जब मैं यहाँ आई थी तो मैं भी अपनी सीडी लेकर आई थी। मेरी सीडी तो मेरी एक फोटो भी थी। हीरो टाइप थी। मैं भी अपनी सीडी लेकर आई थी, एक अच्छा सा एल्बम बनाया था। तो 2-4 दिग्गज प्रोडक्शन हाउसेस में गई, 2-4 दिग्गज डायरेक्टर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स से मिली, नाम तो मैं डेफिनेटली नहीं लूंगी, बट उनके साथ जो एक्सपीरियंस हुआ ना, वो है ना, इतना भयानक एक्सपीरियंस हुआ कि मुझे लगा कि भाई इज्जत से रोटी कमानी इज मच मोर इम्पोर्टेंट रादर देन गोइंग रॉन्ग वे, क्योंकि आप उस पैशन के चक्कर में अगर आप फंस गए तो आप मुंह के बल गिरोगे कहीं, या फिर उठ जाओगे। ठीक है, बहुत अच्छा, आप नाम भी कमा लोगे, क्या मैं सो पाऊंगी ढंग से? क्या मैं रातों को अच्छी नींद ले पाऊंगी उसके बाद? तो ये तो मैं पहली बार ये वजह बन जाती है। वो जो पहले जब हम बात कर रहे थे तो हमने उतना मुखर रूप में नहीं बात किया, बट आपने ये क्वेश्चन ही उठा लिया। मैं फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ कैमरे के सामने बोल रही हूँ, से ऐसे लारू मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी।
बताओ। नहीं आप अपना नहीं आप अपना कंप्लीट करो पहले। मतलब मारू नहीं डायरेक्टर्स लाइक लिटरली उनको तो मेरे चेहरे पे देखना चाहिए, वो कहीं और देख के बात कर रहे हैं, दे डोंट नो वो क्या कर रहे हैं। एक ने तो ये तक बोल दिया था कि हमें आपकी आवाज बहुत पसंद आई है, आपने बहुत अच्छा रियाज किया है, तो फिर लीलाज आ जाइए आज। नहीं कहा लीलाज क्यों? अच्छा अगर आपको इसका मतलब नहीं पता तो आप तो फिर यहाँ कुछ नहीं कर पाएंगी। मैं कहा रखो तो मैं बहुत कुछ हार हो जाए। ये कह रही हूँ ना कि आप ये भी कर लेते, ये भी बेसाला जीवन जीना था, रोटी घर पे लानी थी मुझे, तो उनको जो मिलता था मैं कहती थी करो यार काम करो सीरियसली तो फिर इसलिए लिखना भी आ गया, इसलिए डबिंग भी आ गई, इसलिए बहुत बड़ी बात है कि आप अपनी जो भी क्वालिटीज हैं आप उन सारी क्वालिटीज को इम्प्लीमेंट करते हो अपने काम के जरिए, बी इट योर पॉडकास्ट, बी इट योर वर्कशॉप्स, बी इट यू बीइंग एज अ you being a writer, as a voice artist, as a singer also I would say. हाँ, सिंगर ही थी पहले तो वो तो अलग बात है, ये सारी तो ठीक है। वही वाली बात है कि आई एम वेरी हैप्पी विद माय लाइफ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि Correct. मैं एक फेमस आर्टिस्ट बनी हूँ या नहीं बनी हूँ, मैं Exactly. सिंगर बहुत अच्छी बनी हूँ या मेरे शोज हुए या नहीं हो, क्या पता यार। मैं शोज कर रही होती और पता नहीं यहाँ पे नाली में पता नहीं बोलना मुझे, इन्हें बीट कर देना क्या के मैं पड़ी होती, हम सब बीट करेंगे। तो कहाँ औंधे में गिरी होती या फिर पता नहीं। मैं उन सब चीजों में ऐसे नहीं होता नहीं बिकॉज आप और मेरे जैसे लोग जो आई वुड से हम शायद कभी वो रास्ता अपनाते ही नहीं अपना तो शायद इसी वजह से हम अपनी बात तो ज्यादा और हम जहाँ हैं मेरी हम बहुत खुश हैं यार। आई एम वेरी हैप्पी विद मुझे नींद अच्छी आ जाती है, मुझे मेरे आसपास जितने भी लोग हैं चंद हैं मतलब मुझे सब प्यार करते हैं और मैं बहुत खुश हूँ। तो ऑन दैट नोट रंजना जब मैंने कैमरे में बात कर है बड़ा मजा आया, तो बहुत सारी शुभकामनाएं तुम्हें आगे Thank के you लिए, so much, खूब thank you so खुश much. रहो और ऐसे ही मुस्कुराती रहो, ऐसे ही अपनी आंखों में हो जो गुलाबी जोड़े। तो मिलते हैं रन्या फिर से अहमदाबाद में। यस पक्की बात है ना। चलो थैंक यू सो मच। थैंक यू इन्हीं लम्हों से गुजर के का ये एपिसोड शायद आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ये दिल से दिल की बातें थी और बहुत मजा आया मुझे भी आज के एपिसोड में। थैंक यू सो मच। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। इन्हीं लम्हों से गुजर के